गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब खुश होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस न्यूमेरिकल को और इसका कॉन्सेप्ट को। पीछे की जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, करते रहिएगा हमेशा। जब ऐसा लगे कि चीज़ें कंठस्थ हो गई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिएगा। मतलब पहले हर दिन करते थे तो अब हफ्ते में एक बार करिएगा। इसी तरह से रिवीजन किया जाता है। याद रखिएगा, आपकी सक्सेस में रिवीजन का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद से उसके आगे जो चीज़ें पढ़ना है पढ़ेंगे। और इससे पहले हमेशा की तरह कुछ अच्छी बातें जो आपको बताएं हम, ताकि हम पढ़ने से पहले एक माहौल बना सकें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है। जो ये जीत शब्द है ना, ये बहुत संक्षिप्त शब्द है, बहुत ब्रीफ शब्द है। इसका कोई सारांश नहीं है कि छोटा सा है कर लिए, इसमें आपको गिरना है, लड़ना है, हारना है, तो ये घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों की जिंदगी में सारा जहान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ के चलिए कि आपकी जो जिंदगी है ना, हर समय मुश्किल आएगी आपके लाइफ में, ये मान के चले बाय डिफॉल्ट एकदम। ठीक है, आपका काम क्या है कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि डरिएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आपको बस लड़ना है हर परिस्थितियों से। आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो कर्तव्य है अपने सपनों के प्रति, ठीक है, उसे निभाते रहना है। खूब अच्छे से पढ़ाई करना है। एक दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो रिलेटिव्स, वो लोग जो आपको कभी पूछे नहीं होंगे, वो लोग भी आपसे अपना रिश्ता जोड़ने लाएंगे। रिलेटिव्स तो दूर की बात है, जो आपको दूर तक पहचानते नहीं होंगे वो भी आपसे रिश्ता जोड़ने लाएंगे। उस दिन के लिए पढ़ना है, अपने माँ बाप की शान को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, ताकि एक दिन आप भी सीना ठोक के बोले आपके पिताजी की हम इसके बेटे, मतलब ये हमारा बेटा है। आप जब रास्ते से गुजरे तो आपको आपके नाम से जाना जाए। ठीक है, आपके पिताजी जब गुजरे तो उनको भी आपके नाम से जाना जाए। तो इन सब दिनों के लिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इन अच्छी बातों के साथ अपने माइंड को पढ़ाई पर फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिए इसको। A charged particle -qm revolves in a circle of radius r with constant speed v about a fixed point charge q. Find the time period of a revolution of the charged particle. एक चार्ज है कैपिटल Q सेंटर पर रखा हुआ है, और एक मान के चलिए -4q चार्ज है, नेगेटिव है, Q उसका मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव Q वो घूम रहा है इसके चारों तरफ, एक सर्कुलर रेडियस, एक सर्कुलर पाथ पे रेडियस r है, कांस्टेंट स्पीड v के साथ। क्लियर? मतलब कि फिगर कुछ ऐसे बनेगा। यह हमारा कैपिटल Q है, एक सर्कुलर पाथ है, और इस पे हमारा स्मॉल q जो माइनस में है, वो इसका मास m है, वो घूम रहा है किस स्पीड से, v स्पीड से, और इसके बीच का जो दूरी है r है। ठीक है, एक चार्ज सेंटर पे है और ये -q और m जो है ये v कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए r रेडियस का इस पे घूम रहा है। हमको ये एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा यही निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे वही देखते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसको सेंटर से कोई फोर्स हमेशा बाइंडेड रखता है, और वो रिक्वायरमेंट जो होती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। आप जानते हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहना ही रहना है। ठीक है, रिक्वायर्ड, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है सर्कुलर मोशन के लिए कि एक रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, यहाँ जो इन दोनों के बीच फोर्स लगा है, और इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो वहीं यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और इसके कारण ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हियर हम क्या देखते हैं, यहाँ टोटल डिस्टेंस सबसे पहले कितना कवर करना है उसको, अपने पाथ को फॉलो करने के लिए टोटल डिस्टेंस, सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस तो कितना है 2πr हो जाएगा। अब नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम एफी कहते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द required
सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों, क्योंकि वहीं इस चार्ज को क्या देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F will provide the required centripetal force for the circular motion of Q around point charge capital Q। देखिए फिक्स है, ये तो फिक्स है ना सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है, फिक्स है। चलिए तो हम क्या देखेंगे कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा कितना आएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए, यही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मास m कांस्टेंट स्पीड v स्क्वायर r बाई r, यही होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv स्क्वायर बाई r, और इसको किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। कंडीशन लगा दिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ q into q, माइनस इसका लेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है, और माइनस क्या दिखाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से सॉल्व करेंगे जब हम, तो एक r से ये r कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो कुछ और नहीं आएगी, q into q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into m। ये आ गई v की वैल्यू, q into q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into m। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो 2 पाई r बाई ये जो v है, v ये t इक्वल टू इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा t की वैल्यू 2 पाई r बाई रूट अंडर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। इसको जब फाइनली सॉल्व करिएगा तो आप क्या देखिएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर जाएगा, ये 2 पाई बाहर है, ये 4 का रूट से बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, और फिर रूट अंडर ये q नीचे ही रह जाएगा, तो इसको मान लेते हैं नीचे लिख देते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 का तो काम हो ही गया है। एक क्या बचेगा, पाई बचेगा, एक क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक r है, ये r अंदर जाएगा, r स्क्वायर तो r क्यूब बचेगा, और ये m बचेगा, यही टाइम पीरियड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको रिक्वायर्ड टाइम पीरियड निकालना था रिवॉल्यूशन का, हमने निकाल लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर करके, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसी में से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम छोटा, लेकिन आप कंफ्यूजन में गलत मार करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत फीलिंग निश्चित कराता है, इसलिए इस चीज को हम नोट करा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच आपको डिफरेंस बताना है कि क्या क्या बेसिक जो डिफरेंस है जो कि चार्ज और मास का, वो देखिए, और ये चीज आपका ग्रेविटेशन में भी दिखेगा, ठीक, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो चलिए इसको हम बता देते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है, आप खुद भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं इधर हम चार्ज का लिखेंगे, इधर हम मास का लिखेंगे। चलिए पहला इसका लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास जो है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज, मास कभी नेगेटिव होता है नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर।
चार्ज हमेशा, अगर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह के चार्जेज होते हैं, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा देखिए, चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मासेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस, force between charges is always force between charges can be both attractive and repulsive। मतलब कि अगर लाइक चार्ज रहा तो रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज रहा तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को रिपल करेगा, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों तरह के फोर्स हो सकते हैं चार्जेस के बीच, लेकिन मास के बीच फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो मास के कारण जो मास जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब फोर्स due to mass, force due to mass is always attractive, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ड्यूटन लिखिए, इसको बिटवीन लिख लीजिए। फोर्स between masses is always attractive, but force between charges can be both attractive and repulsive। चलिए, तो बेसिक डिफरेंस आप जानते थे। तीसरा आप क्या देख सकते हैं कि अगर मास न एग्जिस्ट करे, इलेक्ट्रॉन का मास ना हो, एक इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो उस पर चार्ज कहां से आएगा? ठीक है, तो पहले मास का होना जरूरी है, तब उस पर चार्ज आए या नहीं है वो बात की बात, लेकिन पहले मास होना जरूरी है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो आप लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास नहीं है तो फिर चार्ज की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। बट यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल बॉडी चार्ज नहीं होता फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्लियर है? मतलब चार्जेस तभी रहेंगे जब मास होगा, मास रहेगा तब उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो हम कहेंगे चार्ज है। तो मास का रहना जरूरी है चार्ज को होने के लिए। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge। ठीक है, चार्ज आया ना आया, मास ना आएगा न्यूट्रल बॉडी की तरफ। तो नोट कर लीजिए इसको। जैसे लिख लीजिए, न्यूट्रल वाला जो केस है, न्यूट्रल बॉडी कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है कि नहीं। एक लास्ट डेफिनेशन भी लिख लीजिए सिंपल। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये आप जानते हैं कि सारे चार्जेस बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, उससे छोटा नहीं हो सकता है। उसी के बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे सारे ऑब्जर्वेबल चार्जेस। तो चार्ज की क्वांटाइजेशन होती है, लेकिन मास का ऐसा कुछ नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ मास ऐसा कुछ नहीं कि मास क्वांटाइज्ड है, मिनिमम मास इतना है, सारे उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी हो सकता है, 1.5 किलो 2 किलो, ऐसा कुछ थोड़ा कि बेसिक का इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका चौथा क्या आ जाएगा, कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज yet to be established। Quantization of mass is yet to be established। मतलब इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, शायद आगे जनरेशन आगे टेक्नोलॉजी बढ़े तो हो जाए। ठीक है, तो बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड और या येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो सिंपली क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज
नॉट येट इस्टेब्लिश्ड, इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड। तो ये था चार्ज और मास के बीच का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना करके वो पूछ देगा, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब चलिए, अब हम एक चीज देखने जा रहे हैं। पिछले 11th में आप एक चैप्टर पढ़े वर्क एनर्जी पावर, उसमें आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको रिकॉल करा देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आप पीछे पढ़े हैं कि अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा वर्क डन जो हो रहा है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कोई फोर्स है मानिए, और उसी फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को, और यहां से यहां ला रहे हैं इस पाथ के थ्रू, तो कुछ वर्क डन होगा, फिर उसी बॉडी को उसी फोर्स से इस पाथ से लेकर के आ रहे हैं। तो दोनों में अगर वर्क डन सेम हुआ, मतलब पाथ से कोई मतलब नहीं, यहां से यहां पोजीशन से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, और अगर वर्क डन सेम हुआ उस फोर्स का, तो वैसे फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो चलिए इस चीज को लिख लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कौन सा फोर्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका रिकॉल कराएंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? तो फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, और फोर्स इज सेड टू बी conservative if and only if the work done by the force is independent of path। मतलब वर्क डन जो होगा वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर कहे कि एक ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है, और किसी बॉडी को अगर आप इस रास्ते से लाते लाए, यहाँ पे ला देते हैं, पाथ 1 है, जैसे फोर्स F लगाए थे, ठीक है, या फिर इसी चीज को यहाँ से इस पाथ 2 से लाते हैं, ठीक है, तो दोनों में वर्क डन अगर सेम होता है, अगर वर्क डन बाय फोर्स इन 1 पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स इन पाथ 2, अगर ऐसा है, दोनों में वर्क डन सेम है, भले ही पाथ दूसरा है लेकिन वर्क डन सेम है, इसका मतलब क्या है? पाथ से इंडिपेंडेंट है, उसको मतलब ही नहीं है पाथ से। हर कंडीशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन सेम रहने वाला है, इसका मतलब वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या दूसरी डिफिनेशन एक और होती है, अ फोर्स इज said to be conservative if and only if यहाँ से भी if and only if the work done by the force in a round trip is equal to 0। ठीक है, दूसरी डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं कि फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहेंगे? जब वर्क डन बाय द फोर्स इज इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0, मतलब एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है ना वो 0 हो जाए। ठीक है, समझते हैं इसको। जैसे देखिए, मान लेते हैं किसी ये ग्रेविटेशन अर्थ है, ठीक है, अर्थ से किसी बॉडी को आप लिफ्ट करके इस हाइट तक लाते हैं, कितने हाइट तक? इस हाइट तक। तो वर्क डन जो होता है किसके द्वारा? बाय ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, वो कितना होता है? mg से लिखते हैं आप, तो mgh, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? cos 180, जिसकी वैल्यू माइनस होती है, मतलब माइनस mgh हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, ये जब ऊपर ले जा रहे थे आप, ऊपर ले जाते वक्त, ठीक है, फिर आप उसको नीचे लाए,
तो नीचे ले जाते वक्त आप क्या लिखेंगे वही चीज, वो कितना हो जाएगा उस केस में, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे ले जाते वक्त ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो प्लस mgh। ठीक है, तो आप देखिए टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में मतलब क्या कि जहां से शुरू करके दूसरी जगह ले गया फिर उस जगह से उसी जगह पे आ गए, इसी को राउंड ट्रिप कहते हैं ना। तो देखिए राउंड ट्रिप में क्या हो गया, राउंड टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू mgh और फिर माइनस mgh जो कि 0 हो गया। मतलब क्या है, ग्रेविटी क्या है एक तरह का, तो ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ का लगाता है बॉडी पे, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए इस डिफिनेशन से ये चीज वेरीफाई हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर ये ग्रेविटी इससे कंजर्वेटिव फोर्स है तो इससे भी दिखाइए, तो ध्यान से देखिए अगर कोई बॉडी है, इसमें देख लीजिए अगर कोई बॉडी, ये इस वाले एग्जांपल को हम ग्रेविटी से प्रूव कर रहे हैं। देखिए अब मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा, यहाँ एक बॉडी रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पहुंचाए, एक पाथ था कि डायरेक्ट ऐसे उठा के ऐसे पहुंचा दिए, दूसरा पाथ इस तरह घुमा करके यहाँ ला करके रखते हैं। ठीक है, अब बताइए ग्रेविटी के अगेंस्ट आप वर्क किया दोनों ही केस में। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी और कहां से कहां ले जाने में, ए से बी ले जाने में, ये ए था पोजीशन, ये बी था, और किस पाथ से, पहला पाथ से, कितना हो जाएगा m और ये हाइट कितना है मान लीजिए h है। क्लियर, तो आप पाथ थोड़ी देखेंगे ग्रेविटी अब कितने हाइट तक ले गए हैं, ऐसे ले जाए चाहे वैसे ले जाए, दोनों ही केस में वर्क डन तो उतना ही होगा, कितना हो जाएगा माइनस mgh। और अगर सेम पाथ 2 से भी देखते हैं, इस वाले पाथ से भी, तो भी हम इनिशियल और फाइनल हाइट ही देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो भी कितना होगा माइनस mgh। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कोई भी पाथ हो वर्क डन सेम है, माइनस mgh। तो इससे प्रूफ हो गया। ठीक, उसी तरह हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे, उसकी हम अगले लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे और आगे समझाएंगे आपको। बेसिकली आज हमको कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझाना था। अब समझिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कैसे नहीं है भाई, तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है, ये बॉडी रखा गया है, इसको यहां से यहां लाया गया, ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी है। ठीक है, यहां लाया गया। ठीक है, तो हम राउंड ट्रिप में देख रहे हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं, तो पहले ए से बी लाया गया और फिर बी से ए लाया गया, तभी तो राउंड ट्रिप बनेगा। और ये सरफेस पे वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, न्यू है। तो आप जानते हैं जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं कितना होता है, म्यू और इनटू एन होता है नॉर्मल फोर्स। यहाँ नॉर्मल फोर्स mg लग रहा है, आप सब पढ़े हैं न्यूटन लॉ में। तो चलिए देखते हैं यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन कहां से कहां तक, ए से बी तक ले जाने में, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए से बी ले जाने में। सिंपल तरीके से लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, बस पाथ 1 में तो कितना हो जाएगा म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स। और देखिए यहां से यहां जब ले जा रहे हैं इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ अपोजिट लगता है, इधर लगेगा, तो दोनों के बीच कितना हो जाएगा 180 का वो हो जाएगा एंगल। तो मान लेते हैं दूरी अगर x है तो म्यू mg इंटू x, और ये कैसा है माइनस है। ठीक है, कोई दिक्कत, म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट x, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया। और साइन के लिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है तो नेगेटिव। फिर वही चीज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए से भी पार्ट 2 से देखते हैं। अब पार्ट 2 कैसा है, पार्ट 2 बोल रहा है सॉरी, राउंड ट्रिप है ना, तो एक बार ऐसे गया जब तो 1 और फिर इधर गया था राउंड ट्रिप दूसरा है। तो राउंड ट्रिप हम कर रहे थे वापस ला रहे हैं, मतलब उसी पाथ से ला रहे हैं, उसको हम 2 से डिनोट किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फिर फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन उधर अपोज करेगा, हमेशा फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो माइनस तो अभी भी आ गया cos 180, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वही रह जाएगा म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट वही रह जाएगा। अब टोटल वर्क डन आप देखिएगा, टोटल वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, तो कितना हो जाएगा माइनस म्यू mgx
माइनस म्यू एम जी एक्स। कहने का मतलब कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू एम जी। क्लियर है, मतलब कि ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव। इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर है, तो सिंपल सा कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन था। और इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज को रिवाइज करिए, समझिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, फैमिली के साथ खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और हौसलों को मजबूत रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।